हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11 अकाउंट्स। क्या हाल समाचार है आपके? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास अभी तक कंप्लीट किए हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसे हम क्यों बनाते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग अपने बुक में बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के अंदर, और वही ट्रांजैक्शन बैंक आपके पासबुक के अंदर रिकॉर्ड करती है। और पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस में कभी कभी डिफरेंस आते हैं। उस डिफरेंस को मिलाने के लिए हम लोग बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। और हमने बात करी थी कि सर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है तो पासबुक का क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि बैंक हमारे लिए असेट होता है, तो वही पैसा बैंक के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। तो ठीक उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि हम अपना बैंक में जितना पैसा जमा किए उससे अधिक अगर निकाल लेते हैं, जिसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो अगर ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है? हमारा कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो जाता है, जिसको हम अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। उस केस में क्या होगा? पासबुक का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने आपको एक्सेस पैसे दे के रखे हैं। उस केस में पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा। बट नॉर्मली सर कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यानी हमारा बैंक हमेशा डेबिट साइड में रहता है, जिसको हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, और बैंक अपने पासबुक में उसको क्रेडिट साइड में रखता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं डिफरेंस की वजह से, पासबुक और कैश में वो डिफरेंस आता क्यों है, यानी क्या रीजन होते हैं डिफरेंस के। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताया था, जिसमें बेसिकली हमने देखा था कि एक तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होता है, यानी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया बट बैंक कुछ दिन बाद उसको रिकॉर्ड करेगा, या बैंक पहले रिकॉर्ड कर लिया, हमने उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। दूसरा डिफरेंस हो सकता है कि बैंक हमें बताए हुए, जैसे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है, या कभी कभी कोई चार्ज काट लेता है, तो बैंक क्या करता है? उसको रिकॉर्ड कर लेता है, बट हम लेट से रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा गलती होता है कि कभी कभी एरर और ओमिशन होता है। हम इंसान है, हम गलती कर सकते हैं, बैंक के स्टाफ भी इंसान होते हैं, वहां से भी गलती हो सकता है, तो कहीं से भी एरर हो सकता है। तो इन सब वजह से डिफरेंस आते हैं, और उस डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डालते हैं, जिससे हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों मैच हो जाता है। ठीक है। चलो, आज की क्लास में हम लोग एक्चुअल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया। तो लेट्स बिगिन द टुडेस क्लास। चलो बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम 2 तरह से बना सकते हैं, यानी इसको बनाने का जो प्रेजेंटेशन होता है वो 2 तरह से हो सकता है। ठीक है। तो आप अपने कॉपी में, ठीक है, आप क्या करो, तो अपने कॉपी को 2 भाग में बांट दो। ठीक है। तो हम दोनों तरह का प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। ठीक है। एक प्रेजेंटेशन को बोला जाता है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। एक को क्या बोला जाता है? प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। ठीक है। और एक होता है बैलेंस प्रेजेंटेशन। एक क्या होता है? बैलेंस प्रेजेंटेशन। ठीक है। अब देखो, आप चाहो, आपकी मर्जी, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दोनों का फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा तरीका हम लोग चूज करेंगे। एक्चुअल में हम लोग जब बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन, चूज तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग के लिए सुविधा होगा, जिसको हम लोग जल्दी बना सकते हैं, जो हम लोग के लिए सही होगा, उस प्रेजेंटेशन को हम लोग फॉलो करेंगे। चलो, अब आप देखो कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस प्रेजेंटेशन का, वो पहले देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है सर। अब यहां पे क्या होगा? एक प्लस के लिए एक कॉलम रखेंगे, एक माइनस के लिए एक कॉलम रखेंगे। ठीक है। और एक कॉलम रहने वाला है हमारा सर पर्टिकुलर का। ठीक है। इसमें क्या होगा? जो भी ट्रांजैक्शन होगा
वो लिखने वाले हैं, यानी पर्टिकुलर्स, डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, और एक रहेगा प्लस आइटम के लिए, एक रहेगा प्लस आइटम के लिए, और दूसरा रहेगा माइनस आइटम्स के लिए। ठीक है सर, ठीक है। और इसमें हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो जिसको ऐड करना है, जिसको जोड़ना है, उसको प्लस आइटम में रखेंगे, और जिसको घटाना है उसको माइनस आइटम में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस प्रेजेंटेशन की। तो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं? तो देखो बच्चों, बैलेंस प्रेजेंटेशन के लिए अब चूंकि इसमें क्या करना होता है कि एक तो डिटेल का कॉलम रखना होगा और एक टोटल का कॉलम रखना होता है। तो एक कॉलम रखेंगे डिटेल का और दूसरा कॉलम क्या रखेंगे? टोटल का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा सर? इसमें पर्टिकुलर्स, इसमें क्या होगा? पर्टिकुलर्स, और एक कॉलम में जाएगा डिटेल अमाउंट, डिटेल अमाउंट, और दूसरे कॉलम में टोटल का अमाउंट, टोटल अमाउंट। और ये किस में करेंसी में रहेगा सर? इंडिया में बनाते हैं तो रुपीज का करेंसी हम लोग डाल देंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो भी होगा हम लोग बैलेंस के फॉर्म में लिखेंगे। अब जो भी बैलेंस होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे और लेस करते जाएंगे। ठीक है, और उसको इसके डिटेल कॉलम के अंदर और टोटल अमाउंट के कॉलम के अंदर डालेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे को लगता है कि प्लस माइनस प्रेजेंटेशन ज्यादा आसान है और ज्यादा क्लियर है कि चलो अगर ऐड करना है तो प्लस में डाल दो, लेस करना है तो माइनस में डाल दो। तो वैसे तो आप कोई वैसा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, बट क्लैरिटी के लिए हम लोग जो है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन को ही चूज करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करो, फटाफट नोट में लिख लो, फटाफट क्या करो आप लोग नोट में लिख लो कि हम लोग प्लस माइनस प्रेजेंटेशन ही फॉलो करने वाले हैं अपने क्लास के दौरान और एग्जाम के दौरान। ठीक है, बट अगर कोई बच्चे बैलेंस प्रेजेंटेशन फॉलो करना चाहते हैं तो कोई गलत नहीं, हो सकता है आपके बुक में बैलेंस प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी दिया हो, लेकिन आपकी मर्जी, आप कोई सा भी जिसमें आपको सुविधा लगता है वो आप फॉलो कर सकते हो। बट हम लोग अपने क्लास में प्लस माइनस प्रेजेंटेशन ही फॉलो करेंगे क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा टाइम को क्या करता है? सेव करता है। ठीक है, तो चलो फटाफट आप लोग क्या करो, नोट लिखो और नोट के अंदर लिख लो हम लोग दोनों में से कोई सा भी प्रेजेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग दोनों में से कोई भी प्रेजेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं, बट आंसर विल रिमेन सेम, बट आंसर विल रिमेन सेम। चाहे आप प्लस माइनस प्रेजेंटेशन फॉलो करो, बैलेंस प्रेजेंटेशन फॉलो करो, आंसर क्या रहेगा सर? आंसर हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, बट फॉर सिंप्लिसिटी, यानी कि जो सब लोग फॉलो करें और जो आसान हो, ठीक है, एंड यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब जो सब लोग फॉलो करते हैं जनरली, उसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी वी विल फॉलो प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। क्या हम लोग फॉलो करेंगे? हम लोग फॉलो करेंगे प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। तो क्लियर हो गया? तो आपने फॉर्मेट देख लिया। फॉर्मूलेट तो बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर्स डालना, एक कॉलम पर्टिकुलर्स रहेगा जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन की डिटेल डालेंगे और जो भी ऐड करना है वो प्लस आइटम में रखेंगे, जो भी लेस करना है वो माइनस आइटम में रखेंगे। और ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे, और जौन सा भी साइड कम होगा, जिस साइड में कम होंगे उस साइड बैलेंस आएंगे। अगर हम आगे वैसे हम देखेंगे कि अगर हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो उसका जो बैलेंस आएगा वो पासबुक का आएगा, क्योंकि हमको क्या करना है? दोनों को मिलाना है, कैश बुक को पासबुक से और पासबुक को कैश बुक से मिलाना होता है। अब देखो इसके लिए कुछ रूल्स है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, वो मैं 1 से 2 रूल्स हैं जिसको मैं लिखा देता हूं, आप लोग लिख लो फटाफट। चलो अब आप लोग हेडिंग डालो नेक्स्ट पेज में, रूल्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रूल्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलो
सबसे पहला रूल का बात कर ले तो वैसे तो ये आप जान चुके हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये लिखा देता हूं, ठीक है। ये क्या रूल है सर? ये है कि अगर डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, ठीक है, डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, इसका मतलब क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक का, क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक का, ठीक है सर। डेबिट बैलेंस कैश बुक का मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो डेबिट बैलेंस कैश बुक, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बैंक का पैसा है वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। वो बैंक का पैसा मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो वही पैसा बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए वो पैसा क्या है सर? बैंक के लिए वो पैसा लाइबिलिटीज है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक का, अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक का, इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब होगा पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा। पासबुक का क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। अब ये जो क्रेडिट बैलेंस होता है ये हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, ये हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। और बैंक के लिए क्या होता है सर? बैंक के लिए तो असेट हो जाता है। ये हम लोग समझेंगे, अभी समझेंगे, ठीक है सर। चलो, अब ये जो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक है, इन दोनों को बोला जाता है फेवरेबल बैलेंस। ये आप लोग, वैसे मैं लिखा दिया हूं, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं बस, जिससे कि आपको पूरा माइंड में ये सेट हो जाए कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक फेवरेबल। सर ये फेवरेबल कैसे हो गया? अब जरा सोचो, हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसके लिए बनाते हैं सर? हम अपने लिए बनाते हैं कि हमें मैच करना होता है, कैश बुक को पासबुक से मिलाना होता है। तो हमारे लिए अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है यानी हमारा एसेट है तो फेवरेबल हुआ ना जी? बिल्कुल हुआ सर। बट अगर कैश बुक का सर क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बैंक से हमने जितना जमा किया था उससे एक्सेस पैसा निकाल लिया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज हमारे फेवर में कैसे होगा? तुम ही सोचो कि तुमने ज्यादा पैसा निकाल रखे हैं यानी फ्यूचर में तुमको चुकाना होगा, तो एक प्रकार का कर्जा है, और कर्जा मेरे लिए फेवरेबल तो हो नहीं सकता है। वो मेरे लिए क्या होगा? वो मेरे लिए अनफेवरेबल बैलेंस होगा। वो क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। तो सर इसे अनफेवरेबल बोलते हैं। इसी को ओवरड्राफ्ट भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है सर? इसी को ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, ठीक है सर। तो ये तो कोई रूल नहीं है सर, ये तो ऑलरेडी आप पढ़ा चुके हो, फिर भी लास्ट मोमेंट में मैं आपको बस बोलता हूं कि ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। सर सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपको क्वेश्चन में अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ। इफ अनफेवरेबल बैलेंस यानी इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस को क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो अगर अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? देन वी विल राइट इट, देन वी विल राइट इट। इसको कौन से कॉलम में दिखाओगे? प्लस वाले कॉलम में दिखाओगे या माइनस वाले? सर अनफेवरेबल यानी मेरे लिए तो वो सही नहीं है, इसीलिए हम इसे माइनस वाले कॉलम में दिखाएंगे। विल राइट इन माइनस आइटम कॉलम। सर जरा एक्सप्लेन कर दो क्यों माइनस वाले कॉलम में दिखाते हो? सबसे पहले हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि अनफेवरेबल बैलेंस होता क्या है। तो सबसे पहले इसको समझो कि अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, ठीक है। मान के चलो कि आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई के अंदर। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। मान के चलो कि आपका बैंक अकाउंट किसके अंदर है? एसबीआई के अंदर है, ठीक है। एसबीआई के अंदर है, आपने पैसा जमा कर रखे हैं, ठीक है। आपने पैसा जमा कर रखे हैं 10,000 रुपया। आपने पैसा जमा कर रखे हैं 10,000 रुपया। और विथड्रॉ, विथड्रॉ मतलब समझते हो ना? विथड्रॉ मतलब होता है सर निकाल लेना, पैसा क्या करना? निकाल लेना। आपने विथड्रॉ कर रखे हैं 15,000 रुपया,
सर ये कैसे हो सकता है, हम लोग तो एटीएम लेके जाते हैं और अकाउंट में पैसा नहीं रहता है तो मैसेज आ जाता है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो पैसा तो निकलता ही नहीं है। अब देखो बिजनेसमैन के लिए ये एक फैसिलिटी रहता है, क्योंकि बिजनेसमैन के ऊपर बैंक को ट्रस्ट रहता है कि ये बंदा तो पैसा लेके नहीं भागेगा, इसका कंपनी है, इसका बिजनेस है, ये इसको हम फैसिलिटी देते ओवरड्राफ्ट का। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसको हम सीसी बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी बैंक देता है कि आपके अकाउंट में नहीं भी रहेगा पैसा तो हम आपको निकालने देंगे, आप पैसा निकाल सकते हो, बस बशर्ते कि जितना आप एक्सेस पैसा निकालते हो उस पर आपको इंटरेस्ट चुकाने पड़ेंगे बैंक को, ठीक है। तो जरा आप देखो बच्चों, आपका तो पैसा 10,000 था, आपने निकाल लिए 15,000, यानी आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया सर। ये क्या हो गया, 5,000 जो बैलेंस बचा, ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है। अब देखो बच्चों, ये जो 5,000 है मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है सर, ये 5,000 रुपया आपका पैसा नहीं है सर, ये बैंक का पैसा है जो आपको क्रेडिट पे दिया है, यानी उधार दिया है, ये पैसा सूद समेत आपको चुकाने पड़ेंगे। तो सर आपके लिए तो लाइबिलिटीज है, मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। अब सोचो बच्चों, मैं क्या बनाता हूं सर, आप कैश बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड करते हो, और कैश बुक के अंदर अगर ये लाइबिलिटीज है सर, तो हमने रूल्स पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में कि लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो सर कैश बुक का तो बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा ना, यानी आप अगर ओवरड्राफ्ट करते हो, यानी आपने जितना जमा किया उससे अगर एक्सेस पैसा निकाल लेते हो, तो इसका मतलब आपका कैश बुक क्या बताएगा, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। क्यों, क्योंकि आपके लिए लाइबिलिटीज है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं बैंक के लिए, इसके लिए। अब इसमें तो दो पार्टी है, एक तो हम खुद हैं जो बिजनेस कर रहे हैं बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, दूसरा पार्टी है बैंक। तो बताओ बच्चों, बैंक के लिए क्या है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सर बैंक ने एक्सेस पैसा, देखो आपका पैसा 10,000 था, बैंक ने आपको 15,000 निकालने की छूट दी, यानी 5,000 तो सर बैंक का पैसा है जो फ्यूचर में आपको सूद समेत वापस करने होंगे। तो बैंक के लिए तो सर ये एसेट है, बैंक के लिए क्या है सर, ये एसेट है। अब बैंक के लिए एसेट है, बैंक कौन सा बुक बनाती है, तो सर बैंक तो बनाती है पासबुक। बैंक क्या बनाती है, पासबुक। अब सर अकाउंटिंग का रूल बैंक के लिए, आपके लिए, सबके लिए बराबर है। अकाउंटिंग का जो रूल है वो सबके लिए बराबर है, और अकाउंटिंग का रूल बोलता है कि असेट है तो तुम्हारा डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो मेरे लिए लाइबिलिटीज था तो मेरा क्रेडिट बैलेंस, लेकिन सर बैंक के लिए तो वो असेट है, तो बैंक का पासबुक क्या बोलेगा, डेबिट बैलेंस। बैंक का पासबुक क्या बोलेगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया बच्चों कि अगर ओवरड्राफ्ट है यानी अनफेवरेबल बैलेंस है, इसका मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो यानी वो अनफेवरेबल है, सीधे माइनस में डाल देना है, ठीक है। अगर पासबुक के हिसाब से दिया होगा तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अब सबके पीछे लॉजिक हमने बता दिया कि क्यों डेबिट है, क्योंकि वो एसेट है बैंक के लिए। तो अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है, आपको क्या करना है, माइनस में दिखाना है। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस है, आपको माइनस कॉलम में दिखाना है। तो ये दो बात आपको ध्यान रखने हैं कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये दोनों सर, ये दोनों जो होते हैं अनफेवरेबल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस वो भी अनफेवरेबल, और पासबुक का डेबिट बैलेंस ये भी क्या होते हैं सर, अनफेवरेबल होते हैं। और अनफेवरेबल को हमें कहां दिखाना है, माइनस कॉलम में दिखाना है। मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि अनफेवरेबल बैलेंस को कहां दिखाना है, माइनस कॉलम
अंदर दिखाना है। क्यों दिखाना है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों इसलिए माइनस में दिखा रहे हैं कि सर मेरे लिए अनफेवरेबल है, मतलब मेरे लिए तो लायबिलिटीज है, और अगर मेरे लिए लायबिलिटीज है तो हम इसे प्लस में कैसे दिखाएंगे इसी, क्योंकि हम तो सर जब फेवरेबल बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो हम इसे प्लस में दिखाते हैं, बट अनफेवरेबल बैलेंस को मुझे माइनस में दिखाना है। तो आई होप यहां तक आप लोग पूरा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो बच्चों, अब नेक्स्ट रूल और लास्ट रूल, यानी हमने कौन कौन से 2 रूल हमने लिख लिए, अब आप लोग थर्ड रूल लिख लो। थर्ड रूल और ये लास्ट रूल है। ये क्या है देखो, फटाफट सबसे पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद हम लोग समझते हैं। जिस बुक का, हिंदी में भी लिखा देता हूं तो जिससे आपको क्लैरिटी लेगा, आपको समझने में आसान रहेगा। जिस बुक का स्टार्टिंग बैलेंस दिया हो, जिस बुक का स्टार्टिंग बैलेंस दिया हो, ठीक है, जिस बुक का स्टार्टिंग बैलेंस दिया हो, हमेशा उसी बुक को एडजस्ट करना है। हमेशा जिस बुक का स्टार्टिंग बैलेंस दिया हो, हमेशा उसी बुक को एडजस्ट करना होता है। हमेशा उसी बुक को क्या करना होता है, उसी बुक को एडजस्ट करना होता है। उसी बुक को एडजस्ट करना होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय। ठीक है सर, ये क्या होता है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक, ठीक है, आपको दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको याद रखना है, आपको जो प्लस और माइनस करने हैं ना, जो एडजस्टमेंट करने हैं ना, केवल कैश बुक को ही करना है। तो बैलेंस अगर कैश बुक को दिया है तो आपको एडजस्ट करने हैं, एडजस्ट द कैश बुक। ठीक है, आपको क्या करने होंगे सर, कैश बुक को एडजस्ट करने होंगे। और अगर बैलेंस दिया है पासबुक का, बैलेंस दिया है पासबुक का, बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्या करना होगा सर, अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो हमें पासबुक को एडजस्ट करने होंगे, एडजस्ट द पासबुक। देखो, चलो इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो, गलती कहीं भी हो सकता है, कैश बुक में हो सकता है, पासबुक में हो सकता है। हमारा काम क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, सर हमारा काम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक और पासबुक को मिलाना। तो अगर हमको बैलेंस दिया है, मान कर चलो कैश बुक का, हमको क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो हमको देखना है कि कैश बुक को ही एडजस्ट करना है। हमको कैश बुक को जो है वो, मान के चलो, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब हमारा कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, हमारा कैश बुक क्या हुआ, बढ़ा हुआ है, और पासबुक क्या है, कम है। ध्यान से सुनना, हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक कम है, और हमको बैलेंस दिया हुआ है किसका, कैश बुक का। तो हम पासबुक, ये जो मेरा पासबुक है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम कैश बुक के साथ छेड़छाड़ करेंगे। कैश बुक को क्या करेंगे सर, बढ़ा हुआ है तो माइनस करके उसको पासबुक के अंदर ले आएंगे। ठीक है, अब मान के चलो इसी तरह से, बट हमारा पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, हमारा कैश बुक को छेड़छाड़ नहीं करना है मुझे, हमको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो ये पासबुक है, पासबुक को क्या करना है, बढ़ा देना है, ऐड कर देना है, तो अल्टीमेटली हमें मैच करना है। बट ये जो छेड़छाड़ है किसके साथ करेंगे सर, जिसका बैलेंस दिया होगा। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से संबंधित सारे थ्योरेटिकल बातें, सारे कंसेप्चुअल बातें हमने कर लिए। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई। तो हमें क्या बनाने हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने हैं, वो भी 31 जुलाई 2020 को। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। क्या लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये कब बना रहे हैं सर, हम बना रहे हैं 31 जुलाई 2020 को। तो उसके लिए लिखेंगे एज ऑन। क्या लिखेंगे, जिस डेट को बना रहे हैं उसके लिए हम लोग लिखते हैं एज ऑन। देखो, ये किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाते हैं, अगर पीरियड के लिए बनाते तब फिर लिखते फॉर द पीरियड एंडेड, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर तारीख पर बना रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर तिथि पर, किसी पर्टिकुलर तारीख पर अगर बनाते हो तो वहां पे आप
कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हो सर, वहां पे एज ऑन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये किसी पीरियड के लिए, यानी ऐसा नहीं कि कोई, हाँ जैसे आपको डेट दिया हुआ है 31 जुलाई, तो ये नहीं कि पूरे जुलाई महीने के लिए बना रहे हैं, ये हम उस तारीख को 31 जुलाई को चेक कर रहे हैं कि हमारा कैश बुक और पासबुक का जो डिफरेंस है उसके लिए हम 31 जुलाई को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो आई होप ये एज ऑन क्यों लिखते हैं वो समझ में आ गया होगा। एज ऑन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर तारीख पर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, यानी कि हम 31 जुलाई 2020 को 31 जुलाई 2020 को हम अपने बैंक के कॉलम को पासबुक से मिलाना चाहते हैं इस तारीख पे। ठीक है, ठीक है सर, तो हम लोग मिलाएंगे, बिल्कुल मिलाएंगे। तो फॉर्मेट आप लोग रखो इस तरह से। सर कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, बिल्कुल जो हमने डिस्कस किया है प्लस माइनस का, वही फॉर्मेट हम लोग रखने वाले हैं। तो देखो इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में फटाफट बना लो। ठीक है सर, चलो क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स। इसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर्स। फिर इसको बोलेंगे प्लस आइटम, प्लस आइटम्स, ये बोलेंगे सर माइनस आइटम। इंडियन करेंसी में बना रहे हैं तो रुपीज का सिंबल डाल दो, अमाउंट और रुपीज। ठीक है सर, अब देखो सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि हमको कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस दिया है या पासबुक का। तो सर फर्स्ट में ही आपको दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब बैलेंस दिया है कैश बुक को, मतलब हमको कैश बुक को ठीक करना है, कैश बुक को क्या करना है, पासबुक से मिलाना है, कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, पासबुक से मिलाना है। ठीक है, तो सर जो बैलेंस दिया रहता है उसी बुक के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसी बुक को हम एडजस्ट करते हैं। तो हम यहां किसको एडजस्ट करेंगे सर, हम यहां कैश बुक को एडजस्ट करेंगे। तो कैश बुक को एडजस्ट करके हमको पासबुक के यहां लाना है, यानी कैश बुक को एडजस्ट करके पासबुक से उसको मिलाना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर, हमको दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब सर यहां तो ये पता चल ही नहीं रहा है कि फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस। अब यहां तो ना डेबिट बैलेंस दिया है ना क्रेडिट बैलेंस दिया है। अब देखो बच्चों, यहां पे आपको एजम्पशन लेने पड़ेंगे। अब नॉर्मली आपका, आप ही बताओ कि नॉर्मली आपका बैंक बैलेंस कैसा होगा, फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। अब सर बैंक में तो नॉर्मली पैसा मेरा रहेगा, यानी पैसा मेरा जमा पैसा रहेगा। नॉर्मली तो बैंक ओवरड्राफ्ट करने का फैसिलिटी सबको नहीं देता है, और हमेशा हम ओवरड्राफ्ट ही करके तो नहीं बैठे रहेंगे। अगर हम ओवरड्राफ्ट करके बैठे रहते तो हमें बता देता। यानी अगर हमें कुछ नहीं बोल रहा है तो यानी इस बैलेंस को हम फेवरेबल बैलेंस मानेंगे। क्या मानेंगे, फेवरेबल बैलेंस। इसका मतलब हम डेबिट बैलेंस मान रहे हैं। कैश बुक का कौन सा बैलेंस मान रहे हैं सर, हम डेबिट बैलेंस मान रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहा है तो हम मानेंगे कैश बुक हमारा फेवरेबल है, यानी कैश बुक में जो पैसा है बैंक का कॉलम है वो हमारे लिए एसेट है, यानी हमारा डेबिट बैलेंस है। ठीक है सर, कितना है 25,000। तो इसको एज इट इज लिख दो, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है सर, कितना 25,000। ये कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। तो किधर रखेंगे, प्लस आइटम में या माइनस आइटम में। सर माइनस में तो अनफेवरेबल रखते थे, तो इसको रखेंगे प्लस आइटम में 25,000। ठीक है, अब हमें सर कैश बुक को ही ठीक करना है। जैसे ही हमने रख दिया बैलेंस, बैलेंस अगर कैश बुक का रखा है, यानी अब हमें कैश बुक को ही सुधार करनी है, जो कुछ भी करनी है कैश बुक को ही करनी है। ठीक है, चलो देखो आगे क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। क्या बोल रहा है, चेक बैंक में जमा कर दिया गया, चेक हमने गया हमारे पास, इसका मतलब कोई कस्टमर ने चेक दिया होगा, हमने बैंक में जमा कर दिया, बट वो कलेक्ट नहीं हुआ है, यानी बैंक ने उसको अभी तक जमा नहीं किया है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ध्यान से सुनना, चेक, अब जब हम चेक जमा करने गए, ठीक है, अब हमारा कैशियर, ध्यान से सुनना, जैसे ही चेक बैंक में जमा करने जाएगा तो हमारा कैशियर क्या करेगा सर, हमारा कैशियर क्या करेगा, वो बैंक के कॉलम को बढ़ा देगा। ठीक है, बट बैंक में अभी तक जमा नहीं हुआ है।
बैंक में अभी तक जमा नहीं है, यानी बैंक नीचे है और हमारा कैश बुक जो है वो बढ़ा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा सर, हम कैश बुक को ही ठीक कर सकते हैं, यानी कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा। कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना होगा। अगर आप देखोगे, हम इसके बाद जो भी आप एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था, आप देख लो फटाफट, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में, चेक डिपॉजिट हुआ बट नॉट क्लियर, यानी बट नॉट क्रेडिटेड। यही बात है कि चेक तो हमको मिला, हमने बैंक में जमा भी करा दिया, तो हम बैंक में जमा किया तो हमारा कैश बुक क्या गया हुआ, बढ़ गया, लेकिन अभी तक हमारा बैंक नहीं बढ़ा है, नहीं हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है, प्लस है। तो हमें कैश बुक को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है तो कैश बुक को ठीक करने के लिए हमें कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा। तो फटाफट करो, चलो क्या लिखेंगे सर, लिखना तो वही है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, कितने का है सर, 1200 का। तो क्या करेंगे सर, बढ़ा हुआ है तो हम उसे माइनस में करेंगे, तो यानी माइनस के कॉलम के अंदर रख दो सर। किसके अंदर रखना है, माइनस कॉलम के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, चेक इशूड, सॉरी थर्ड ट्रांजेक्शन है सर, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या किया है, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब सर जब बैंक पे किया होगा, ठीक है, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम यानी हमारा खर्चा, मैंने बताया था इस पे, हमने देखा था, मैं फटाफट दिखा देता हूं कि हम कभी कभी डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑथोरिटी दे देते हैं बैंक को कि तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो, वाटर बिल भर दो। उसी तरह से बैंक ने यहाँ पे क्या किया है, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। बैंक डायरेक्ट हमारे पेमेंट जो है इंश्योरेंस प्रीमियम का कर दिया। अब वो जो पेमेंट किया होगा तो हमारा कैशियर को तो बता के नहीं करेगा, वो इमीडिएटली कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पासबुक को डिक्रीज कर रखा है, पासबुक जो दोनों, जो कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर था, वो पासबुक को कम करके रखा है। हमें कैश बुक को ठीक करना है, क्योंकि हम कौन सा बैलेंस से चल रहे हैं सर, हम कैश बुक के बैलेंस से चल रहा है। अगर पासबुक कम है, डिक्रीज है, तो हमको कैश बुक कैसे ठीक करेंगे सर, कैश बुक को भी नीचे करो, यानी कैश बुक को क्या करोगे, माइनस करोगे। पासबुक कम है, कैश बुक को ठीक करना है, तो कैश बुक को क्या करोगे, नीचे करोगे, यानी माइनस करोगे। तो ठीक है सर, माइनस में दिखा दो, कितना से सर, 1000 से क्या करेंगे, माइनस में दिखा दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलो ये भी हम लोग सीख रखे हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या है सर, यहां पे है, देख लो फटाफट सर, ये है चेक इशूड, चेक तो इशू हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हमने चेक तो पे कर दिया, हमने पार्टी को पे कर दिया, अब पार्टी सोया हुआ है, उसने बैंक में जमा नहीं किया, बैंक को टाइम लग रहा है, तो जब हम चेक पेमेंट किया होगा तो हमारा कैशियर तो तुरंत पेमेंट का एंट्री कर दिया होगा, यानी हमारा कैश बुक क्या है, डिक्रीज है सर। हमारा कैश बुक जो दोनों मैच कर रहा था, कैश बुक और पासबुक, कैश बुक क्या हो गया, कम हो गया। अब मुझे जरा सोचो, कैश बुक कम हो गया तो कैश बुक को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। जो कैश बुक और पासबुक मिला हुआ था, चेक हमने काट दिया, तो चेक जैसे ही काटा यानी हमने पेमेंट का एंट्री हमारा कैशियर कर लिया। अब पेमेंट का एंट्री हमारा कैशियर कर लिया, बट बैंक अभी तक उस चेक को क्लियर नहीं किया है, या बंदा जो जिसको हमने चेक दिए काट के दिया, वो बंदा अभी तक बैंक के पास पहुंचा नहीं है, या किसी भी कारण बस बैंक बढ़ा हुआ है, तो हम चेक काट के जो एंट्री किए, हमारा कैश बुक जो कम है, अब ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, कैश बुक को ऊपर कर लो, बढ़ा लो, यानी कैश बुक को हमें जो में ऐड करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, तो ये जो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, क्या करना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा, कितना से, 1200 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक बाय कस्टमर। क्या हुआ है कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया हमारे बैंक में, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया इन
बैंक बाय अ कस्टमर। चलो अब ये भी हम लोग सीख चुके हैं, क्या है सर देख लो फटाफट। अब एक दो बार मैं दिखा के करता हूं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ने लगेगा, खुद आप एनालाइज करने लगोगे चीज को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मैंने बताया था, देखो चेक, हाँ बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट कलेक्टेड, डायरेक्ट, हाँ ये देखो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, यही बताया था ना। क्या होता है कि हमारा कोई कस्टमर है सीधे मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, अब मेरा कैशियर तो सोया हुआ था उसको पता नहीं है, लेकिन बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया है। पासबुक देखो ऐसे था, हमारा कैशबुक पासबुक हमेशा मैच करता है, मैच था किसी अब ये हमारा कैशबुक है, ये कैशबुक है, ये पासबुक है। अब किसी कस्टमर ने क्या किया, पास मतलब हमारे बैंक में पैसा जमा कर दिया डायरेक्ट, तो हमारा पासबुक क्या हुआ, बढ़ गया। बैंक तो तुरंत एंट्री कर लेता है, तो पैसा जैसे ही आया हमारा पासबुक बढ़ गया, और कैशियर को अभी तक पता नहीं है, तो कैशबुक कम है। अब हमें कैशबुक को ठीक करना है, तो कैशबुक को क्या करना पड़ेगा सर, बढ़ाना पड़ेगा। कैशबुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कैशबुक को बढ़ा दो, कितना से सर, 1600 से बढ़ा दिया, हो गया। और कोई ट्रांजेक्शन है सर, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग टोटल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो फटाफट टोटल करो, देखो कौन सा साइड ज्यादा है, वो दोनों साइड लिख लो। अब फटाफट देखो सर, क्लियर लग रहा है कि सामने में प्लस आइटम ज्यादा है। प्लस आइटम कितना हो रहा है, 25,000 प्लस 1200 प्लस 1600 कितना हो रहा है सर, 27,800 हो रहा है। तो दोनों साइड लिख दो 27,800। अब देखो कितना से माइनस आइटम कम है सर, माइनस कर दो सर 1200 और 1000 सर, 25,600 कितना हो रहा है, 25,600। तो ये क्या आएगा सर, हम कैशबुक को एडजस्ट किए, कहां तक पहुंचाए, उसको पासबुक से मिला दिए। तो ये जो बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर क्या होगा सर, हमारा कैशबुक में प्लस माइनस करके अल्टीमेटली पासबुक तक हम पहुंचे हैं, तो ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो हमने कैशबुक को ठीक किया, पासबुक से मिला दिया। तो ये सर पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, अब जरा सोचो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा। पासबुक का प्लस आइटम भरा हुआ है, यानी पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। ये क्या है, फेवरेबल बैलेंस है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी तनिक भी डाउट हो, थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट है, आप कमेंट्स करके मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जितना जल्दी हो सकता है मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमें क्या बनाने हैं सर, हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने हैं। किस डेट पे बनाने हैं वो नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है हम लोग फटाफट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इसको ठीक कर लो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलो एज ऑन नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरह से ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, छोड़ देंगे कोई बात नहीं। चलो हमें 2 कॉलम बनाने हैं, एक प्लस के कॉलम, एक सर माइनस के कॉलम बना लेते हैं। चलो हमने बना लिया, ठीक है सर। एक क्या हो जाएगा प्लस, दूसरा माइनस, अमाउंट लिख दो रुपीज, अमाउंट रुपीज, और ये क्या होता है पर्टिकुलर। तो आप फॉर्मेट में तो आई होप कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आ रही होगी। फटाफट देखते हैं सर, हमें सबसे पहले बैलेंस देखना है कि किस बुक को ठीक करना है। तो सर हमें दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सर हमें तो दिया है, क्या दिया है सर, क्रेडिट बैलेंस दिया है, वो भी पासबुक का। तो हमें कौन से बुक को ठीक करना है सर, हमें पासबुक को ठीक करना है, क्योंकि हमें पासबुक का बैलेंस दिया। तो आपने तो बोला था सर जिसका बैलेंस है उसको ठीक करेंगे, बट सर ये क्रेडिट बैलेंस किस में दिखाएं, प्लस में या माइनस में। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि अगर अनफेवरेबल बैलेंस होता है तो हम उसको माइनस में दिखाएंगे,
अब ये कौन सा बैलेंस है सर? अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है? जो हमारे लिए लाइबिलिटीज है, यानी हमारा कैश बुक अगर क्रेडिट है, कैश बुक अगर क्रेडिट है यानी हमारे लिए लाइबिलिटीज है, तो वो मेरे लिए अनफेवरेबल है। तो इसका मतलब बैंक का क्या होता है सर? बैंक का तो डेबिट बैलेंस होगा। बैंक का यानी बैंक का क्या होगा? बैंक का जो पासबुक होगा वो डेबिट बैलेंस बताएगा, तभी तो वो अनफेवरेबल होगा। ये तो सर क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, यानी बैंक बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा क्रेडिट बैलेंस है, मतलब मेरे लिए लाइबिलिटीज है। बैंक बोल रहा है मेरे लिए लाइबिलिटीज है, तो मेरे लिए तो एसेट है, तो आपके लिए तो सर फेवरेबल है सर, प्लस में डालो इसको। चलो प्लस में कितना सर? 12,400। यानी कि आपको बस यही देखना है, दो ही जगह अनफेवरेबल हो सकता है। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल दिया इसका मतलब अनफेवरेबल है, माइनस में डालो। या आपको बोल दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया तो माइनस में डालो। या पासबुक के हिसाब से अगर बैंक बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है यानी बैंक के लिए असेट है, तो मेरे लिए लाइबिलिटीज है, तो फिर माइनस में दिखाते। यहां पे तो बैंक बोल रहा है क्लियर कि क्रेडिट बैलेंस है मेरे पासबुक का, यानी बैंक बोल रहा है कि मेरे लिए लाइबिलिटीज है, तो मेरे लिए एसेट है। ठीक है, चलो अब फटाफट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। टोटल एक्स का 4,000, वाई का 4,500, तो टोटल जोड़ लो कितना हुआ सर? 4,4500 यानी 8,000 सर 500। क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक काट के दे दिए, लेकिन सामने वाला बंदा जो है वो बैंक गया ही नहीं अभी, या बैंक किसी वजह से उस चेक को क्लियर नहीं किया, साइन मैच नहीं किया, कुछ भी वजह से। तो हम जब चेक काटे होंगे तो हमारा दोनों कैश बुक और पासबुक मैच था। जब चेक काटा तो हमारा कैश बुक क्या हो गया सर? कम हो गया। कैश बुक क्या हुआ? बैंक बढ़ा हुआ है। अब हमें किस बुक को ठीक करना है सर? बैंक का जो पासबुक है उसको ठीक करना है। तो पासबुक को ठीक करोगे, कैसे करोगे सर? चेक क्या, जैसे ही चेक काटे कैश बुक कम हो गया, तो सर पासबुक को भी कम कर दो, पासबुक को भी क्या कर दो? कम कर दो, तो फिर तुम्हारा मैच कर जाएगा। तो पासबुक को कम करो भाई, बोल रहे हैं तो सर 8,500 से माइनस दिखा दो पासबुक को। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड, चेक पेड इनटू बैंक। पेड का मतलब क्या होता है सर? पेड का मतलब होता है डिपॉजिट करना। पेड मतलब डिपॉजिट। चेक जमा कर दिए बैंक में, बट अभी तक पैसा आया नहीं खाते में। चेक जमा कर दिए बैंक में, बट खाता में पैसा नहीं आया। तो सबसे पहले ये लिख लो, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। यही था, पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। भाई पैसा तो जमा कर दिया बैंक में, बट अभी तक खाता में आया नहीं है। कितना से सर? टोटल 3,500, 4,500 यानी 8,000 सर। अब जरा सोचो, जब चेक जमा करने गए होंगे बैंक, तो हमारा कैशियर बोला साहब रुको, चेक जा रहे हो जमा करने? ठीक है, तो हम एंट्री कर ले तब जाके चेक जमा करना। पहले एंट्री होता है तब चेक बाहर जाता है। तो चेक जैसे ही हम अपने एक स्टाफ को बोले कि जाओ बाबू चेक को जमा करके आओ बैंक में। ठीक है, तो कैशियर बोला कि पहले एंट्री तो कर लूं तब तो जाके बैंक में जमा करूं, तो वो तो एंट्री कर लिया, तो कैश बुक को बढ़ा दिया। चेक जमा हो रहा है यानी बैंक में पैसा आएगा, तो कैश बुक को वो बढ़ा दिया। बट बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, किसी भी कारणवश चेक में कुछ गड़बड़ी था, या बैंक वाले टाइम लगाए, या हम लेट से गए, जो कुछ भी। ठीक है, बट बैंक हमारा कम है। किसको ठीक करना है? कैश बुक को, पासबुक को। सर बैलेंस किसका दिया हुआ है? सर पासबुक का बैलेंस दिया, यानी इसको ठीक करना है, तो बढ़ा दो। तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, यानी प्लस में दिखाएंगे। कितना से सर? 8,000। 3,500 प्लस 4,500, 8,000। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्या है? द पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 200 फॉर बैंक चार्जेस। पासबुक बोल रहा है हमने डेबिट कर दिया बैंक चार्ज के नाम पे। सर पासबुक डेबिट कर दिया मतलब पासबुक डेबिट किया होगा, क्यों किया होगा? जरा सोचो कि पासबुक डेबिट करने का मतलब क्या होता है कि पैसा बैंक में आया या बैंक में गया। शुरुआत का फर्स्ट क्लास देखो, आपको दिमाग में आ जाएगा। फर्स्ट में हमने जो आपको बताया था सर, यहां पे आपने बताया था, देखो पासबुक डेबिट कब करता है सर? जब बैंक पेमेंट होता है, यानी खाते से पैसा जाता है, खाते से पैसा जाता है।
तो वो बैंक चार्ज के नाम पे हमारे खाते को कम कर रहा है। हमारा देखो कैशबुक और पासबुक बराबर था, बैंक चार्जेस के नाम पे हमारा पासबुक को कम कर दिया, हमारा पासबुक को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब हम पासबुक के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो पासबुक को ठीक करना होगा तो क्या करना पड़ेगा सर, बढ़ाना पड़ेगा। पासबुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो क्या था, बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस है तो बढ़ा दो बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कैशबुक और पासबुक बराबर था, बट कैशबुक पासबुक क्या हो गया, कम हो गया, तो पासबुक को बढ़ाना है तो प्लस कर देंगे। कितना से सर, 200 से कर दो, हो गया सर। टोटल कर लो, कौन सा साइड ज्यादा है सर, 12,400। ये तो सर प्लस वाला ज्यादा लग रहा है, तो 12,400 प्लस 8,000 कितना हो गया सर, 12,400 प्लस 8,020 प्लस 200 कितना हो जाएगा सर, 20,600। 20,600 दोनों साइड लिख दो। कम कितना से हो रहा है सर, कम तो हो रहा है हमारा 20,600 माइनस 8,500 यानी 12,100 से कम हो रहा है। अब ये बैलेंस क्या कहलाएगा सर, पासबुक से चले थे तो निकलेंगे, आएंगे कहां, पासबुक को ठीक किए तो कैशबुक बन गए। ये हमारा आ जाएगा, कौन सा बैलेंस आ जाएगा सर, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो पासबुक का क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर सर कैशबुक। कैशबुक क्यों, क्योंकि हमने पासबुक को ठीक किया है, तो अल्टीमेटली जो बैलेंस आएगा वो हमारा कैशबुक का बैलेंस आएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन के करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।